हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट सितंबर परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे उसमें दिमाग खराब करने वाले सवाल थे। जी हाँ दोस्तों, जो 30-30 का पोर्शन होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें लगभग 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के दिमाग खराब करने वाले थे और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चन को लूज आउट कर गए जो समझ ही नहीं पाए तो उसका सही आंसर क्या दे पाएंगे। तो वैसे ही प्रश्न को आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है जो आप लोगों ने परीक्षा में छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इसमें से 1-2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि सीटेट प्रीवियस ईयर के वैसे प्रश्न को इंक्लूड करता है जिसको अभ्यर्थी कम से कम टच करते हैं और कम से कम उसका आंसर दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए कि 100 अभ्यर्थी एक परीक्षा को दे रहे हैं, उसमें से अगर 10 से 15 अभ्यर्थी उसका सही आंसर दे पाए हैं तो ये निश्चित ही गारंटी बन जाता है कि वापस एक बार उस प्रश्न को अगले एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। और कोई भी परीक्षा यह चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोक सके पास आउट होने से, लेकिन अभ्यर्थियों का प्रतियोगिता कहाँ होता है, पास करना है तो करना है। इसलिए आप ये सारे प्रश्न जरूर देखिएगा जो दिमाग खराब करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न को हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। जो आपके स्क्रीन पे सवाल अब दिखने वाले हैं, ये एकमात्र ऐसा सवाल है जो आपको फरवरी 8 तारीख की परीक्षा में देखने को मिला होगा और जस्ट उसके 7 तारीख वाली परीक्षा से बहुत सारे सवाल हमने लिया है। यहाँ पे एक प्रश्न जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के गुण और हाथ के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। जी हाँ, क्या वह गति समान वैकल्य है, पठन वैकल्य है, गुणज वैकल्य है, भाषा वैकल्य है। जी हाँ दोस्तों, पठन वैकल्य आप जानते हैं कि पढ़ने की क्षमता या क्षमता जो है डिसलेक्सिया, गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया और भाषा जो बोलने वो भी आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे गति समन्वय से बात किया जा रहा है और गति समन्वय यानी कि डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। यह एक विकासात्मक विकार है जो मोटर समन्वय और गति को प्रभावित करता है। जो है डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चों को अक्सर हाथ आँख का समन्वय, संतुलन, शरीर का समन्वय तथा शारीरिक निपुणता जैसे कि लिखना हो गया, जूते का फीता बांधना हो गया, कैंची का उपयोग करना हो गया, ये सारी चीज़ों में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो बच्चा ग्रसित है, जो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, उसको हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, यानी कि गति समन्वय वैकल्य, यानी कि एक का एक ही सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह वीडियो छोटा होगा लेकिन आपके काम की बिल्कुल ही होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखने वाला है वो है आपका, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मतलबी तरीके से यानी कि जो है झगड़ा भी किए होंगे, ये भी हो सकता है। अगले दिन ताहिर बीमार पड़ गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया, यानी कि इसको लग रहा है, रमा को लग रहा है कि अपने भाई से जब झगड़ा की इसी वजह से उसका भाई बीमार हो गया। तो कहीं ना कहीं यह किससे संबंधित है, तो पियाजे के अनुसार बताना है कि रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। ये सारी चीज़ें आपको कब देखने को मिलती है, वो उस समय जब बच्चा जो है
कौन से संक्रियात्मक में होता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदी चालक अवस्था। कौन सी अवस्था में होता है, यही आपसे पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि रामा को जो लगता है, इसको कहते हैं कि अतार्किक तत्व जिसे आप कह सकते हैं। बताते चले कि ये दोनों पूर्व के संक्रियात्मक की अवस्थाएं होती है, जिसमें तार्किक चीज़ें होती है, और एक इसको इस प्रकार का तार्किक कहेंगे, जादुई सोच कह सकते हैं इसको। उसको लगा कि हमारे से भाई से झगड़ा करने से जो है हमारा भाई बीमार हो गया, तो ये कौन सी अवस्था में होगी? तो ये जो क्रिएट होता है दिमाग में, वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्रिएट होता है। जी हाँ दोस्तों, तो 0 से 2 वर्ष तो संवेदी प्रेरक होता है, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसलिए 2 का सही आंसर 1 हो जाएगा, जिसमें बच्चे जो है इस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच और भाषा विकास करते हैं, लेकिन उनका तर्क अहम केंद्रित होता है। ये अक्सर जादुई चिंतन और अतार्किक प्रदर्शन करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर वो मानते हैं कि एक घटना दूसरी असंबंधित घटना का कारण है। जैसे रमा को यह मतलब रमा यह समझती है कि हमारे झगड़ा करने से मेरा भाई बीमार पड़ गया। इस तरीक़ा की चीज़ें इसी अवस्था में होती है, 2 से लेकर 7, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न भी देखने को मिलेगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है, यही बात पूछा जा रहा है आपसे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? क्या वह अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया द्वारा, समायोजन और समावेशन द्वारा, जिसे स्कीमा को बदलते हैं? तो कहने का मतलब कि पर्यावरण द्वारा किए गए सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा, या निज वाक के रूप में, जिसे आप लोग अहं केंद्रित कहते हैं। ये किसके बारे में कह रहा है? तो ये समायोजन और समावेशन, स्कीम्स, ये सारी सब्जेक्ट चीज़ें जो है ये पियाजे से संबंधित है। और ये पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन ये नहीं होगा। अवधान और ध्यान केंद्रित की प्रक्रिया भी नहीं होगी, क्योंकि वाइगोत्स्की बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो वो निज वार्ता जो है अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए बालक करता है, यानी कि खुद से ही बात करता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास निज वार्ता के रूप में भाषा द्वारा निर्देशित होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा का परिणाम होता है, और निज भाषण स्वनिर्देशित भाषा है, जो बच्चा खुद से बात करता है, जिसके उपयोग बालक अपने चिंतन और कार्यों को मार्गदर्शन देने के लिए करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लेखन वैकल्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी को मालूम है कि लेखन वैकल्य है डिस्ग्राफिया, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि यह किससे संबंधित है, किस चीज़ को प्रभावित करता है? क्या वो व्यक्तित्व विकार है, शारीरिक अपंगता है, अधिगमात्मक अक्षमता है, या तंत्रीय विकार है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो लेखन वैकल्य का सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अधिगमनात्मक विकार है, अक्षमता है। ये खराब लिखावट और अक्षरों का सही गठन न कर पाना ऐसे बालक करते हैं, यानी कि जो है सीखने की क्षमता होती है उससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है स्पष्ट रूप से लिखने और लिखित अभिव्यक्ति को व्यवस्थित करने की क्षमता को प्रभावित करती है ये, और इससे पीड़ित बच्चे निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। पहला तो हो गया आपका खराब लिखावट और अक्षरों का सही गठन न कर पाना, शब्दों की बर्तनी और उनके बीच के अंतराल का जो है समस्या पैदा होता है। वो बीच का अंतराल नहीं कर पाते, एक ही लाइन में पूरा लिख देते हैं। लिखते समय विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। धीमी और प्रयासपूर्ण
लेखन प्रक्रिया उनकी चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आपको धीरे धीरे लिखते जाए और कैसे लिखना है, कैसे इस अंकों को लिखकर शब्द बनाए, समस्याएं बहुत सारी उनमें क्रिएट होती हैं। तो कहने का मतलब कि सीखने की ये एक अक्षमता है, कौन? लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया जो है सीखने की अक्षमता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात कर लेते हैं। 5 प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पे ये जॉन डीवी साहब का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बात किया जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्ष में शिक्षार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति, चिंतनशील सोच, आज्ञाकारी श्रवण और व्यवहार अनुकूलन। जी हाँ दोस्तों, अगर इस प्रश्न को आप बारीकी से देखेंगे तो जॉन डीवी के हिसाब से 2 चीज़ें जो है वहाँ पे की जाती है। एक तो करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और बच्चे को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए इनका जो शिक्षण विधि है वो बिल्कुल छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होता है। तो कहीं ना कहीं चिंतनीय सोच यानी कि चिंतनशील सोच को विकसित करने के लिए बल देगा एक शिक्षक। और वहीं बात करें कि प्रगतिशील शिक्षा छात्र केंद्रित अधिगम है, आलोचनात्मक सोच और सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित करती है। ऐसी कक्षाओं में छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए अपने अनुभव का विश्लेषण तथा प्रश्न पूछने और उनके विचार चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो एज ए शिक्षक आप वही काम करेंगे। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कुछ है। प्रगतिशील शिक्षा, ये जॉन डीवी से एक और सवाल, एक शैक्षणिक दर्शन पर जोर देता है जो क्या होता है? रटकर याद करने के लिए और शिक्षक केंद्रित होता है, गलत है। मानकीकृत परीक्षण, सख्त प्रक्रिया, गलत है। प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि, गलत है। छात्र केंद्रित और सक्रिय भागीदारी, ये सही है, यानी कि 6 का 4 सही हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जॉन डीवी साहब किस पर बल देते हैं? वो छात्र केंद्रित और सक्रिय भागीदारिता करके सीखने पर बल देते हैं। तो कहीं ना कहीं 6 का 4 सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है कि अभ्यर्थी लगातार फंसते जा रहे हैं इस प्रश्न पे। इसीलिए लगभग अब तक जितने भी सीटेट की परीक्षा हुई है सब में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ बीच बीच में हम मिलते रहेंगे आपसे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए हम उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।